नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। अब सिर्फ घर घर जाकर प्रचार होगा। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, सीधी टक्कर है और ये मुकाबला कड़ा भी है। अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार को बरकरार रखने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, इतिहास को भी बदलने की कोशिश करेंगे कि कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को हराकर राजस्थान का किला फतह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों ने वादों में कोई कमी नहीं रखी है। समझ नहीं आ रहा है कि किसका ऑफर एक्सेप्ट करें और किसका रिजेक्ट। लेकिन आखिर में आते आते चुनावी भाषणों में भाषा का स्तर गिरता हुआ दिखा। कुल मिलाकर कहें तो राजस्थान का घमासान जोरदार और बेहद दिलचस्प हो चुका है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में वोटर का मन बदलेगा या फिर रिवाज। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा और उसके लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर एडिटर और हमारे भैया जी प्रतीक त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब प्रतीक जी पधारे हैं और खुद राजस्थान की भूमि पर मौजूद हैं, काफ़ी मेहनत मशक्कत पिछले 1 महीने से या उससे ज़्यादा वक्त से कर रहे हैं, तो प्रतीक जी चुनाव प्रचार खत्म और आप रोज़ उसका हिस्सा बनते थे, सबसे बातें करते थे, तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। क्या लग रहा है अब ग्राउंड पर माहौल, मूड माहौल? मैं आपको एक कमेंट करना चाहूंगा। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और लंबा सफर और थकान भरा रहा है क्योंकि कम समय में लंबी दूरियां थी जी। वो ये कि मैं उदयपुर में मौजूद, तो वहां पे एक सज्जन मिले, बोले कि साहब एक बात बताइए भैया जी। मैंने कहा हाँ पूछिए। तो मैंने अपने अंदाज में पूछा कि सवाल ऐसे ही होगा कोई आसपास का। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सोनोग्राफी होती है वो तो बैन है, लिंग परीक्षण बिल्कुल बंद है, आप क्यों करते हैं? और उन्होंने नाम लिया कि वो जो आप आवाज अड्डा में प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम में भी आपने यही सवाल पूछा था, आपसे पूछा गया। तो आपको पहले तो उन्होंने आपके प्रोग्राम का जिक्र किया और बहुत शुभकामनाएं दी। तो ये आप तक तो पहुंचना जरूरी है क्योंकि मुझे मालूम है कि फीडबैक आने बहुत जरूरी है प्रोग्राम्स के। तो ये पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये प्रोग्राम करते हैं और उसको कहां तक लोग और किस तरह से उसको कंसीव करते हैं प्रोग्राम को, इसके लिए। दूसरी बात ये कि मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं 3 प्रदेश होके आया हूं। उसमें हमारे साथ पैनल में जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं वो मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले भी थे इसी प्रोग्राम में। स्कोर 2-1 है, 2-1 है, यानी 2 कांग्रेस के पास है, 1 बीजेपी के पास है। मुझे लगता है कि यही रहना है इसी के आसपास और यही रहना है। स्टेट बदल सकती है। अब इससे ज्यादा मैं खुलासा अगर आप कहें तो मैं कर सकता हूं, लेकिन यह है कि स्टेट बदल सकती है और ये रहना ये। फिर भी एक मूड माहौल क्या है वोटर का? क्या कह रहा है? किस तरह का बदलाव की तरफ चिन्ह कर रहा है? या राजस्थान में जी देखिए, मैं मुद्दों की तरफ मुड़ता हूं। जो आपने सवाल पूछा मैं मुद्दों की ही तरफ आता हूं। एग्रेशन है, वो वोकल है। बीजेपी का वहां पे जो वोट करने वाला है या जो आम शहरी है या जो आम नागरिक है वो वोकल है। बीजेपी ने क्या किया है कि वो मुद्दे लेके आए, जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी है। किसी भी, मैं इधर से धौलपुर से गया हूं और यहां पे मौजूद हूं उदयपुर से, और लास्ट शो जो मैंने किया है वो चित्तौड़गढ़ में किया है। एक पूरा सर्किल लिया है और वोकल है। महिला के मुद्दे पर बीजेपी ने बात करी है और वो मुद्दे जिसको लेकर पिछले काफी समय से उदयपुर में तो खास तौर से उसका जिक्र हुआ, चित्तौड़गढ़ में काफी जिक्र हुआ और वो मुद्दे जो बार बार आए, लग रहा था कि हिंदू मुसलमान का मामला है या कम्युनल है या पोलराइजेशन है, वो मुद्दे खास तौर से साफ पढ़े जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वोटर जो है कांग्रेस का, जो मुझे लगा कि वो बार बार ये सवाल आता है कि हाँ भाई हरियाणा के वाली जो कहावत है ये राजस्थान में लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस के भी जो लोग हैं या कांग्रेस का जो वोटर है वो भी इस बार मुझे लगा कि मजबूती के साथ वहां खड़ा हुआ है और दिखा भी। बात करने के समय में इश्यूज पे ज्यादा बात करें, लेकिन जो आपने कहा कि ऑफर वाली बात, ऑफर के मुद्दे पर एक बात जरूर है कि कंफ्यूज है वोटर और इतने ऑफर्स हैं, उसको लगता है कि शायद इस पे बहुत गंभीरता कहीं नहीं दिखती और ये बातें सिर्फ कही जा रही हैं
ग्राउंड रियलिटीज पे जब आप मामला, जब भी कोई सरकार बनाएगा तो शायद उतना हाशिए तक या आखिरी पंक्ति तक शायद ना पहुंच पाए। जी जी, तमाम बातें हुई, एक एक करके सारे मुद्दों को टच करेंगे, लेकिन जो मैंने बात कही उनमें एक बात भाषा की थी और भाषा की मर्यादा। तो सतीश जी, जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने अंत की तरफ बढ़ा, हम देखा वो भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से, मैं किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा, दोनों बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों तरफ से थोड़ी ढीली होती गई। क्या दिखाता है ये, दोनों तरफ थोड़ा विचलन सा दिखा? सबसे पहले मैं तो प्रतीक के बात पे थोड़ा रिएक्ट करना चाहता हूँ, जी, लिंग जी। परीक्षण वाले पे। ना करते करते भी प्रतीक ने लिंग परीक्षण कर दिया, कर दिया। है ना। दो एक बता दिया तो आप कितना डिटेलिंग अब में मेरा जाओगे काम आप? तो सर, मेरा काम तो ये कि मेरे बगल में खड़ा हुआ वाला आदमी बोल देता है, वो तो बोल देता है तो मैं तो रिकॉर्ड कर लेता हूं, लेकिन उसने बड़ी तीखी बात कही और मुझे सुननी पड़ी वो बात। जी जी सतीश जी। हाँ, देखिए, आपने भाषा की बात की है विपिन। भाषा जो है, हर चुनाव जब अंत में आता है तो इसी तरह की भाषा हो जाती है। ये भी कोई नई बात नहीं है। आक्रामकता है, कहते हैं कि दूसरे को थोड़ा झुंझलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, वोटर में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, हर तरह से, और अपने वोटरों को कंसोलिडेट करने के लिए किया जाता है। आप अगर सैद्धांतिक बात करेंगे तो बिल्कुल ये जायज नहीं है, लेकिन कौन नहीं कर रहा है? ऊपर से नीचे तक सब कर रहे हैं। जब ऊपर से ही हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहां तक नीचे नीचे स्तर तक जाएगा। और अभी जो बात जो निकल के आ रही है, खासतौर से राजस्थान की जो बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहां संघर्ष बहुत कांटे का है, निश्चित रूप से। अभी जब प्रधानमंत्री जी ने, मतलब, गुजरों में सेंध लगाने के लिए कुछ बात कर दी, राजेश पायलट वाली, फिर दलितों में सेंध लगाने के लिए खड़गे साहब की बात कर दी, इधर से, मतलब आप समझिए कि अशोक गहलोत साहब ने गुजरातियों का जिक्र कर दिया, माने राजस्थान की अस्मिता। आप देख लीजिएगा, हर जगह का वहां का जो स्टेट का लीडर रहता है, कई ऐसे राज्यों में चुनाव हुए हैं जो उसमें वो अपने अस्मिता का, अपने प्रदेश का एक चीज उठा देता है। इसका मतलब यही है कि जाति टू जाति, कंस्टिट्युएंसी टू कंस्टिट्युएंसी, एमएलए या पुराना वाला एमएलए या नया उम्मीदवार, एक एक एकदम कांटे का संघर्ष है। और बड़ी स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ी जा रही है। अब बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश के इंचार्ज को अंतिम दिन आज राजस्थान भेज दिया, तो बहुत कांटे की बात चल रही है। तो हम क्या कहेंगे? मैं कोई नतीजा नहीं दे रहा हूं। जी जी। अभी जो परीक्षण होगा वोटर ही करेगा, और उसके बाद ही 3 तारीख को पता लगेगा, ऐसा लग रहा है। राइट, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल, और हम यहाँ परीक्षण करेंगे भी नहीं, लेकिन समझेंगे जरूर, स्थितियों को समझेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है राजस्थान का भी चुनाव के पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से वो अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब पहले तेरा फिर उसका फिर तेरा फिर उसका वाला सिस्टम चला। क्या ये टूटेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? संजय जी, हर राज्य के जो वोटर की प्रकृति है वो अलग होती है, ऐसा मुझे लगता है। राजस्थान के जो लोग हैं ऐसे तो बड़े सीधे साधे ही मैं मानूंगा, मतलब एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया, बोले वाले लोग हैं, अपना रोटी पानी और अपने स्टेट से भी बहुत बाहर जाना नहीं चाहते। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि उनको अपनी ही वो दिनचर्या पसंद है, अपने ही तौर तरीके पसंद है, बहुत माइग्रेशन आप स्टेट से देखते नहीं है, तो एक अलग नेचर के लोग हैं। किस सोच के साथ वोट करते हैं? उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जब वो वोट करते हैं? उनके लिए उनकी अपनी जो डिवीजन ऑफ कास्ट कह लीजिए वो आज वहाँ हावी होती है, या उनको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, या उनको वादे लुभाते हैं? किस आधार पे वोट करते हैं? देखिए, ब्रॉडली विपिन जी, इश्यूज सभी जगह के एक ही तरह के होते हैं। राजस्थान के लोग भी, मैं अगर कहने की धृष्टता करूं तो उतने ही भोले हैं जितने बाकी स्टेट के लोग भोले हैं, या पॉलिटिकली कॉन्शियस उतने ही है जितना बाकी स्टेट के लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस है। मतलब था अब बच मेरा। जाती है कि चुनाव आते समय, देखिए, चुनाव आते समय 5 साल का जो किसी भी सरकार का वहां जो इनकम्बेंट सरकार है, उसका एक लेखा जोखा करके वोटर वोट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, एक तो पार्टी का एक सपोर्ट बेस होता है, उस सपोर्ट बेस के ऊपर बाकी जो वोटर्स हैं वो फ्लोटिंग वोट होता है। ऐसा अगर नहीं होता तो कोई पार्टी एक बार 2/3 से आती और अगले बार मतलब एकदम नेगेटिव में चली जाती, और एक पार्टी जो हाशिए पे होती है उछल करके बिल्कुल ऊपर आ जाती है। तो इसलिए वो जो है 5 साल की एक प्रक्रिया है।
बाद वाले में जो होता है, वो आप कह लीजिए स्लॉग ओवर्स में जो बैटिंग होती है, जिसमें आपके सामने टारगेट होता है, उस टारगेट को आप कितना अचीव कर पाते हैं, आप जब बॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें आप सामने वाले को कितना गिरा पाते हैं, उनका भी अपना एक योगदान होता है, निश्चिततया वो योगदान होता है। इसीलिए आप तमाम तरह की बातें देखते हैं। बच गई कि एक वहाँ और भी पैटर्न है पिछले जो काफ़ी सालों से वहाँ मतलब जो जिन सालों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, जिन दशकों का, कि जिस समय बीजेपी जीतती है, वो काफ़ी सब्स्टैंटिव मार्जिन से जीत रही है और जिस समय कांग्रेस आई है, तो वो मेजॉरिटी के या 2-4 पहले या बिल्कुल टच करते हुए वो वहाँ पे आए। एक चीज़ और भी है कि वहाँ कुछ लोगों का जो है अलग-अलग कुछ अपने भी ये भी खबर है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को अपने हिसाब से खड़े कर लेकिन राजस्थान में इश्यूज़ मेरे ख्याल से 2-3 तरह के हैं। एक वहाँ की कुछ जो 5 साल में 3-4 चीज़ें पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है जिसमें कि जहाँ सरकार का काफ़ी लचर परफ़ॉर्मेंस रहा या खराब रहा। एक है लॉ एंड ऑर्डर जिसमें महिलाओं के प्रति और जो मतलब पार्टिकुलरली जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, नाबालिग बच्चियों के प्रति भी जिस तरह की घटनाएँ हुई हैं। दूसरी चीज़ है कि कम्युनल सिचुएशन मतलब कुछ लोग कहते हैं वहाँ कितने वोटर हैं 9% ही तो मुसलमान हैं। लेकिन कई जगह कम्युनल सिचुएशंस की जो हैंडलिंग रही है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं रही है, काफ़ी नागवार रही है और मतलब कई जगह अपीज़मेंट के बहुत सारे मतलब वो मैनिफेस्टेशन कई रूप में आए हैं। एक करप्शन का बड़ा मुद्दा है और सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए था, क्या गहलोत साहब पॉलिटिकल मैनेजमेंट में ज़्यादा समय उनका निकल गया, निस्बत की गवर्नेंस के इश्यूज़ में, तो वो भी एक वहाँ पे मुद्दा है। बच गया चैलेंजर का, तो चैलेंजर तो इस बार कलेक्टिव वो जी। लीडरशिप में जा रहे हैं, उनके सामने वो चीज़ें हैं। पिछले 2-3 दिन में, जैसे आज शाम का भी एक अपना लोग महत्व गिन रहे हैं, मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम हुआ, जहाँ राजस्थान का ज़िक्र बार-बार आया और उससे सटा हुआ है, मीराबाई वहाँ की हैं भी, एक वो है। दूसरा एक गुर्जर वोट को लेकर के काफ़ी मतलब अशोक गहलोत ने भी उन चीज़ को अलग तरह से जी। रिस्पॉन्ड किया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सचिन पायलट को मतलब स्वयं मुझे जितनी राजनीति की समझ है, उनको कहा गया होगा उस चीज़ को क्लैरिफ़िकेशन देने को। मोदी जी ने जो कल उनके बारे में राजेश पायलट के बारे में बात बयान कही, दिया था। आज भी जी। उन्होंने इसकी चर्चा की। साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। तो ये जो है अगर मान लीजिए कि एक बात गहलोत साहब 2 बात कहते हैं। एक कहते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती। मतलब वो जो फेविकोल वाला जी। एडवर्टाइज़मेंट था उसको साथ-साथ आगे नहीं, किसी और इसमें को तो काम कोई किया। शक की बात नहीं संजय जी कि गहलोत साहब ने जो संभाला है चीज़ों को, चाहे उनकी पार्टी के अंदर उनका विरोध हो, चाहे पार्टी के बाहर विरोध हो, तमाम मुद्दों के साथ आगे पीछे होना हो या पॉलिटिकल अटैक हो, तो यही शायद मुझे लगता है एक तरफ बीजेपी का कॉन्फिडेंस सज्जन साहब ये है कि जो परंपरा चलती आई है वो परंपरा उनको फेवर करेगी, ऑड वाली, और दूसरी तरफ कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ये हो सकता है कि जो एक क्लैरिटी है कि भाई यहाँ एक स्टैब्लिश लीडर है, वो अच्छी तरीके से हैंडल भी कर रहा है, कोई खास मतलब मुद्दे तो हमेशा रहते हैं लेकिन ऐसा कोई बड़ा मुद्दा उसने नहीं दे दिया विपक्ष के साथ में या हाथ में या बीजेपी को जिससे बिल्कुल गर्दन मरोड़ी जाए, लाल डायरी का जिक्र आ जाता है और 2-4 चीजें आ जाती है, लेकिन स्थिति मजबूत दिखती है, कॉन्फिडेंस बड़ा दिखता है। तो ऐसे में किसका पलड़ा आपको भारी लगता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात कि जब हम लोग ये अपने आप में ये डिबेट कि राजस्थान में कौन जीतेगा, ये सवाल नया है। अगर आप 2008, 13 या 2018 में जाते, फिर तो राजस्थान को गेस करना बहुत ही आसान होता था कि विपक्षी पार्टी जीतेगी। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी बिल्कुल जो एक कंफर्ट जोन होता है, निश्चिंत होती है, वो वाली स्थिति नहीं दिख रही थी। और 1-2 महीने पहले तक स्थिति ऐसी दिख रही थी कि गहलोत साहब के कारण, देखिए वहां पे राजस्थान में कांग्रेस इस बार एक दावेदारी कर रही है कि हम फिर से आ सकते हैं। उस दावेदारी में कांग्रेस के संगठन से ज्यादा जो गहलोत साहब की अपनी प्रेजेंस है, उनकी पॉलिटिक्स है, और सबसे ज्यादा जो पिछले बाकी राज्यों की तुलना में उन्होंने कुछ जो पॉपुलर स्कीम्स चलाए, वो 6 महीने 5 महीने पहले नहीं, वो 1 साल से पहले चलाए, तो उसका एक लाभार्थी वर्ग बन गया। अब जब लाभार्थी वर्ग बन गया तो लाभार्थी वर्ग में कोर वोटर नहीं हिलता है। अब यहाँ पे देखिए, समझने की बात है किसका पलड़ा भारी है। आप इससे समझिए कि संजय जी ने भी बताया कि बीजेपी हारती भी है
तो 70 से 80 के बीच में आती है। कांग्रेस जब जीतती भी है तो मुश्किल से 100 का आंकड़ा पार करती है 200 की सीट में। तो बीजेपी का कोर वोटर बहुत बड़ा है कांग्रेस के तुलना में। रह जाती है बात की जो स्विंग वोटर है, और स्विंग वोटर दो तबके में ज्यादा पाए जाते हैं, एक ओबीसी में और दूसरे आदिवासियों में। इन स्विंग वोटर का हमेशा क्या होता है कि जो सरकार रहती है उससे डिससेटिस्फाइड रहते हैं तो विपक्ष के साथ जुड़ जाते हैं, कोर प्लस स्विंग, और विपक्ष आ जाती है हर पाचल में। इस बार क्या हुआ कि गहलोत साहब की जो बहुत सारी जो महंगाई राहत स्कीम्स थी, खासकर उसमें जो संजीवनी योजना है या एलपीजी सिलेंडर पे 600 का सब्सिडी देना है, कुछ एक इस तरीके से उन्होंने पहले से कर रखा था। उसका नतीजा क्या हुआ कि स्विंग वोटर का एक हिस्सा गहलोत के कारण विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा बहुत झुका हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस भी सीन में है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस बीजेपी को बिल्कुल आगे से पछाड़ देगी? मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया है बीजेपी ने चुनाव को थोड़ा सा संभाला है, ग्रिप में लिया है। दो गलती बीजेपी से हुई थी। एक कि उन्होंने ये मान लिया था कि कांग्रेस के अंदर में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, सचिन पायलट वर्सेस, और उसका फायदा उन्हें मिल जाएगा जी। होगा। दूसरा, वसुंधरा राजे और उनके विरोध में जो तमाम लॉबी है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौर हो, ओम बिरला हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, सब जो जुटे थे। तो एक क्या हुआ कि वसुंधरा राजे को नहीं प्रोजेक्ट करने से शुरू में ऐसा लग रहा था कि गहलोत साहब शायद इस बार काफी मजबूती से दावेदारी कर ले और बीजेपी उतनी कंफर्ट जोन में नहीं है। लेकिन आज की तारीख में देखिए, वसुंधरा लॉबी के 50 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया गया और अंत में वो कैंपेन कम से कम उन लोगों के लिए कर रही है। तो हमें लगता है कि स्थिति अभी क्या है कि बिल्कुल बीजेपी 120 से 25 का वो बात कर रही है। अब वहां तक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे आज की तारीख में लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे है। लेकिन क्या बहुमत आ रहा है? कॉन्फिडेंटली मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इस बार थोड़े बहुत तो छोटे छोटे प्लेयर हैं। मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल हो, डूंगरपुर में बाप पार्टी है, भील आदिवासी पार्टी, उसका कुछ हो, और कुछ एक ये हो सकता है कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा ही हो गया। बीएसपी कमजोर हुई तो दलित वोट थोड़ा इस बार और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है बीजेपी शायद आज की तारीख में थोड़ा आगे है। क्या वो कंफर्टेबल विक्ट्री रहेगा या बिल्कुल कांग्रेस टाइप की विक्ट्री रहेगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी थोड़ी ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है बहुत, क्योंकि बहुत गेस करना मुश्किल है जो इस समय के हालात है। मैं आगे जाऊं प्रतीक भाई के पास, उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे और छोटा सा जवाब चाहूंगा कि ये जो पनौती वाला जो जुमला आ गया और फिर जो इसके आगे पीछे हुआ, क्या नुकसान करेगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए, कांग्रेस ये बिल्कुल गलती। एक चीज हमेशा कांग्रेस की तरफ से गलती होती है, कभी भी विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के स्थानीय नेता को तो टारगेट करें, अगर आप प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि प्रदेश में एक बड़ा वर्ग वो है जो विधानसभा में तो बीजेपी के विरोध में जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कम से कम उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो निश्चित तौर पे चुनाव के समय में राहुल गांधी के द्वारा इस तरह का टिप्पणी करना उनके कोर सपोर्टर्स को, उनके कैडर्स वर्कर्स को तो बड़ा ही सैडिस्टिक प्लेजर दे देगा। लेकिन आम मतदाता, वो जो लोकसभा में मोदी को देख के वोट देता है, बीजेपी की तरफ जाता है, लेकिन विधानसभा में स्थानीय मुद्दों के कारण कांग्रेस की तरफ आता है, तो थोड़ा बहुत ये जो है ये निगेटिव इंपैक्ट ही होगा, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कतई नहीं होगा। ठीक है प्रतीक भाई, अभी जो मैंने सवाल किया, मेरा खुद का ही सवाल का थोड़ा सा काउंटर है, वो है अशोक गहलोत को लेकर कि एक तरफ तो मतलब कांग्रेस के लिए ये मजबूती वाली बात है कि एकदम क्लियर लीडर दिख रहा है, थोड़ा स्टेबल लीडर दिख रहा है, उसने अंदर के भी मामले अच्छे से हैंडल किए, बाहर के भी मामले अच्छे से हैंडल किए। लेकिन दूसरी तरफ 2018 में जो वो नारा चला था, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर हैं और ये चीजें आपको बहुत सुनने को मिलती होगी कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और इस बार ये नारा इधर से आया कि गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन एमएलए या विधायक तेरी खैर नहीं। तो एक जो गहलोत जी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके विधायकों को लेकर थोड़ा गुस्सा है लोगों में, और गहलोत ने एक आध किसी इंटरव्यू में मैंने सुना, माना भी कि हाँ उन्होंने भी ये चीज सुनी है। क्या ऐसा है? देखिए वो जो बात अभी कही जा रही थी, और संजय भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मेजॉरिटी, और जब बीजेपी जीतती है तो कितने से, और कांग्रेस जब हारती है तो जो फासला वाला है। इस बार मैंने जो देखा कि कई रीजन में, मारवाड़ में भी था, मेवाड़ में मौजूद हूं, और उधर से शेखावट होते वाले था हिस्से में आया, तो क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी सारी तो नहीं कवर करी जा सकती, लेकिन जितना भी छुटपुट जिनसे लोगों से बात करते हैं, इस बार ये है कि जो विधायक हैं उनको टिकट नहीं मिला, तो उधर जो बागी वाला हिस्सा है, और अगर ये क्लोज है, जिसको कि हम लोग बार बार कह रहे हैं
कि बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। तो अगर ये क्लोज है तो कुछ पार्टीज जो है और कुछ विधायक जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और वो दोनों तरफ से हैं कि अगर वो बीजेपी से अलग हट के चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं, और अगर वो कांग्रेस से हट के लड़ रहे हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक स्थिति बन सकती है राजस्थान में, जो शायद देखने को मिलेगी। हालांकि जो आंकड़े मेरे पास हैं प्रतीक भाई, उसके हिसाब से तो कांग्रेस ने तमाम चीजों के बावजूद अपने 90% जो लोग हैं उनको 90% नहीं, मतलब 9 लोगों को छोड़ के बाकी सारे विधायकों को सेम को टिकट दिया है, और बीजेपी में भी कमोबेश उतनी तो नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी ही है। हाँ, लेकिन अगर स्थिति, लेकिन अगर वो संजय भाई की जो बात है कि अगर वो जीतते हैं तो ऊपर से काफी मार्जिन के साथ जीतते, तो फिर वो बात अपनी जगह नहीं बात कट जाती। लेकिन हाँ, अजीब से त्रिकोण से कई जगह ऐसे देखने को मुझे मिले। दूसरी बात जो आपने कही थी पिछली बार वाली बीजेपी, जब मैं पिछली बार राजस्थान में जा रहा था तो जो बात कही गई अभी भी पैनल में बोला कि वो बहुत आसान था प्रिडिक्ट कर लेना। इस बार क्या है, मैंने कहा कि कांग्रेस का वोटर जो है या कांग्रेस का जो सपोर्टर है या जो आम शहरी है जो जाता है चुप खड़ा रहता है, माइक लगाइए तो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है, जब मन आया तो देखता है कि बोले ही चला जा रहा, सामने वाला बोले ही चला जा रहा, तो धीरे से बोल के अपनी साइकिल लेके आगे बढ़ जाता, कहता कांग्रेस, या वाइस वर्सा कह देता बीजेपी अगर उधर वाला बोल रहा है। तो वो जो वोटर है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों तरफ से वो देखने को मिल रहा है। और जो 2-4 इश्यूज हैं, युवा वाला जो वोटर है, वो जो इशू क्या है, जो उससे अगर हम एनालिसिस करें तो बड़ी चीजें साफ होती नजर आएंगी। रोजगार का मुद्दा जी 19 दफा पेपर, मैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं धौलपुर से बात कर रहा हूं, शेखावट तक चला गया और वहां तक चले जाइए, बीकानेर, जोधपुर, इधर घुमाइए मेवाड़ तक, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ लगभग कि जहां पे पेपर लीक के मामले के बारे में जिक्र ना किया हो। युवा बहुत नाराज इस बात को लेकर है कि मेरा मुद्दा नहीं उठाएगा। लेकिन हाँ, अब आप ये कहते हैं कि पेपर लीक का मामला है और जहां पे आर्मी में बहुत ज्यादातर लोग जाते हैं, तो क्या उन्होंने वो आर्मी के जो भर्ती की योजना है उस पर नहीं बोला होगा, जो इंट्रोड्यूस की गई अग्निवीर, उस पर नहीं बोला होगा? बोला, वो उस पर भी बोले, अग्निवीर पे। लेकिन कुल मिला के जो 2-4 इश्यूज हैं जिसपे लेकिन बहुत वोकल युवा है और नाराजगी दिखाता है जर्नलिस्ट को भी कि आप ये मुद्दे क्यों नहीं छेड़ते, ये मुद्दे क्यों नहीं पूछते जी। कमोवेश हो सकता है हर जगह ये बात आए और देश में मौजूद है, लेकिन रोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा है। कम्युनल सिचुएशंस को लेकर मुझे सिर्फ 2 जगह ज्यादा सिचुएशन देखने को मिली, मेवाड़ में भी था और मारवाड़ में भी वो चीजें मुझे दोनों जगह देखने को मिली। कास्ट वाला जो हिस्सा है वो मुझे इस तरफ जब हम घुसते हैं दिल्ली से बिल्कुल एकदम भरतपुर के साइड पे, वहां पे कंपोजिशंस कुछ अलग से दिखते हैं। नाराजगी को लेकर जहां तक बात है वो इन्हीं मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पर एग्रेशन जो है वो दिखाई पड़ा। तो पिछली बार मुझे उतना नहीं दिख रहा था, साफ दिख रहा था कि मार्जिन सा है, लेकिन इस बार चीजें बहुत डिफरेंट है और दोनों तरफ से एग्रेशन है और दोनों तरफ के युवा जो है इस बात को लेकर कहते हैं जी। और बड़ा नंबर है, अगर नंबर देखें ना प्रतीक भाई, तो देखिए करीब 21 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होने जा रहे हैं इस समय, मतलब जिनकी उम्र जो है वो अभी वोट डालने की बनी है, और कई लाख हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन वो भी संख्या लाखों में, जो 20 से 30 साल के हैं और इस बात से नाराज भी हैं, किसी की उम्र चूक गई, किसी का अटेम्प्ट खत्म हो गया। पेपर लीक में भी जो आंकड़ा था 33 लाख प्लस का था जिन्होंने अपने नाम एनरोल कराए होंगे, तो बड़ा नंबर है। और आप इससे जरा इसको जोड़ लीजिए विपिन जी, इसको इससे जोड़ लीजिए कि जहां पे आर्मी का एक बहुत बड़ा चंक जाता है, जहां पे लोग आपको शाम को निकले तो सड़क पे दौड़ते हुए बच्चे मिल जाएंगे और वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक एग्रेशन और रोजगार को लेकर, और ओवरऑल जब आप एनालिसिस करते हैं, आप तो बिजनेस चैनल से हैं तो आप देखते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को लेकर ये तमाम सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर बार बार शोज में या जब बातें आई हैं, सड़क पे घूमता है तो उसको लेकर वो लोग बोलते हैं। और वो कैसे, अब फ्लोटिंग वोट जो है जिसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, वो फ्लोटिंग वोट के जो है वो कैसे इधर से उधर होगा, वो किस समय होगा, वो जाति का समीकरण बनाएगा जिससे फ्लोट हो जाएगा। जो अभी 3-4 इश्यूज गुजर का है, जाट का लेकर है, वो तमाम सारी इससे डाइवर्ट हो जाएगा और वही अल्टीमेट काउंट करेगा। ये इशू जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। राइट सतीश जी, इसी को लेकर आता हूं। एक तरफ मुद्दे हैं
और नहीं भूलना चाहिए कि फ्रीबीज भी है, क्योंकि आजकल चाहे कोई भी राज्य हो, वो जो फहरिस्त रहती है सभी पार्टियों की, सबको समझ में आ गया कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पेपर लीक हो गया, महिला सुरक्षा हो गई, लॉ एंड ऑर्डर जो अभी जिक्र कर रहे थे वो हो गया। इतना कह सकते हैं कि गहलोत सरकार ने कोई बहुत बड़ा ऐसा करप्शन वाला मुद्दा हाथ में नहीं दे दिया जिससे, मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि गर्दन पकड़ ली जाए, लेकिन ये मुद्दे तो जमीन पे दिखे जिनका हमने जिक्र किया। दूसरी तरफ दोनों ही बड़ी पार्टियां, या दोनों ही पार्टियों ने अपने जो प्रस्तावना दी हैं, जब वादे किए हैं, उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, ऑलमोस्ट इक्वल है। जहां काफी सारे पैसे, काफी सारी सुविधाएं, लैपटॉप, टीवी, स्कूटी, सब कुछ है। क्या चीज दिमाग पर हावी रहेगी वोटर की? मुद्दे प्राथमिकता में आएंगे या उसको लगेगा कि मेरा फायदा तो दूसरी तरफ है? देखिए, वोटर जो है ना आजकल जो है एकदम बिल्कुल अपना घाटा और लाभ देख रहा है। अगर अशोक गहलोत की सरकार ने डिलीवरी दे दी होगी, जितना उन्होंने वो तूफान खड़ा किया हुआ है, ये दे दिया, ये कर दिया, ये करने वाले, मतलब मेरा कहना है कि 25 लाख का जो बीमा, मतलब 25 लाख का जो सहायता है चिरंजीवी योजना में, और ऐसे ही तमाम जो योजनाएं हैं, उसका सीधा सीधा फायदा, ट्रांजैक्शनल फायदा वहां के वोटर या जनता को कितना मिला, आप स्टैटिस्टिक्स में दिखा देंगे, हाँ जी मिला, लेकिन पता चला वहां पहुंचा नहीं। ये भी होता है करप्शन में। तो एक बात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमको आपको थोड़ा सा ममता बनर्जी के स्टेट से देखना चाहिए कि उस समय जो हमने पता लगाया था तो बंगाल में ममता ने बहुत कुछ बांटा था और भाजपा वहां नहीं खड़ा हुआ। क्या वो चीज अगर अशोक गहलोत ने की होगी तो ये एक उनके पक्ष में जाएगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात राजस्थान के चुनाव से है, जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा है, कि कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, अशोक गहलोत के चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। कभी हमको नहीं लगा, कांग्रेस के इतिहास में भी हम बढ़िया से देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे, मतलब वो भी बीजेपी के सामने, वो भी मोदी जी के सामने, वहां वो लड़ती नजर आ रही है। इसका मतलब मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत चुनाव जीत जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इतना होने के बावजूद जो संगठन की शक्ति है, जो भावनात्मक मुद्दे उठा देने का जो माजरा है, अब प्रधानमंत्री जी तो रोज चले जा सकते हैं तीर्थ स्थल, कितना देर लगता है उनको जाने में, लेकिन देखिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली कहाँ कहाँ आज गए हैं। तो ये शो करता है कि भाजपा जो है आज, जैसे मैंने अपने पहले जिक्र किया कि अपने कैंप में नहीं, अपने कैंप की तो बात ही नहीं कोई करता। अब वो कांग्रेस में जो है ये खरगे का मुद्दा उठा करके और पायलट का मुद्दा उठा के इस तरह की चीजें चली जा रही है कि नहीं? तो भाजपा को हो सकता है कि एडवांटेज हो, और जैसा कि वो सज्जन कह रहे थे कि जो मतलब जो एमएलएज है, कोई भी किसी भी पार्टी का एमएलए, उसमें 50% अमूमन जो है अगले चुनाव में लगभग हार जाता है, अगर अन्यथा स्थिति ना हो कि भाई मोदी जी जैसा कोई फिगर हो या कोई बहुत बड़ा फिगर हो, कोई अच्छा मुद्दा हो। तो लाभार्थी का जहां तक आपने पूछा है, तो वो भी मैं कह दूं कि लाभार्थी में ये बात जरूर है कि अगर डिलीवरी गहलोत ने जमीन पर दे दी होगी तो वो भाजपा का जो डिलीवरी है, केंद्र सरकार का डिलीवरी है, उसको काटने में सफल हो गया होगा, क्योंकि जो रिसेंट रहता है, तात्कालिक रहता है, वो ज्यादा चलता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वोटर भी देख रहे ना कि मेरा फायदा गुना भाग किसमें है। तो मैंने, आपने जो सवाल पूछा एकदम बिल्कुल जायज है। तो इस लिहाज से मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया कि ये चुनाव बहुत कांटे का संघर्ष है, एकदम ये समझ लीजिए। नतीजे चाहे जो भी हो, नतीजों में जैसा बाकी लोगों ने कहा कि, जैसा मैंने भी कहा कि भाजपा को हो सकता है कुछ एडवांटेज हो जाए, लेकिन जो राजस्थान का चुनाव हो रहा है, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मतलब कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। ठीक है। यहाँ पर अब एक सवाल संजय जी ये कि पूरा चुनाव प्रचार देखे जाएं तो कांग्रेस की तरफ से अगर आप देखें तो कौन दिखाई देते हैं? अशोक गहलोत खड़े हुए दिखाई देते हैं। सारा प्रचार, सारी बात, सारा, तो मतलब वोटर का ध्यान कांग्रेस में अशोक गहलोत की तरफ जाता है। जबकि वही चीज़ जब भाजपा की बात आती है
तो जो भी मुख्यमंत्री होगा होगा, लेकिन वहां खड़े हुए दिखते मोदी जी। तो अब ये मोदी वर्सेस गहलोत की सीधी टक्कर है। किसको क्या मोदी जी का वो जादू, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना और हम देखते भी आ रहे हैं कि जब वोट पड़ता है लोकसभा के लिए अलग अंदाज में पड़ता है, वही जब राज्य की बात होती है तो वोटर अलग मानसिकता से वोट देता है। तो क्या मोदी मैजिक, क्या मोदी जी का जो प्रभाव, उनका जो वहां पर लगातार इतनी रैलियां करना, इतना भाषण करना, पूरा प्रदेश घूमना, वो वोटर के लिए ज्यादा इंप्रेसिव साउंड करेगा, उसके दिमाग में रह जाएगा, या फिर वो गहलोत जो खड़े हुए हैं एक सिंबल की तरह कांग्रेस की तरफ से, उनके पीछे के 5 साल और उनके काम, वो ज्यादा हावी रहेंगे? देखिए विपिन जी, इस तरफ टिल्टेड है, इस पर बहुत चर्चा होगी और मुझे लगता है कि उसको काफी हेज करें। प्रतीक त्रिवेदी प्रतीक जो बात कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं जो श्रीमान राहुल गांधी जी काफी पहले कह चुके। हम लोग उनको प्रतीक जितनी क्लैरिटी से कह गए हैं वो बिल्कुल सही है। राजस्थान के इलेक्शन के रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो राजस्थान कांग्रेस बीजेपी जीत रही है, इसमें कोई, पहले मैं क्लियर कर दूं अपनी तरफ से, बीजेपी जीत रही है, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच गया कि कांटे का संघर्ष तो मतलब किसी चीज को कांटे का संघर्ष सकता है। कांग्रेस वहां क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, तो विथ सतीश मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, तो विथ ड्यू ऑनर टू हिम, वहां दो ही पार्टियां हैं, तो हर समय चुनाव जो होगा वो कांटे का ही वो होगा। लेकिन वहां कोई इलेक्शन को रिजल्ट को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी चीज, मैं जब पिछले चुनाव में जिसका जिक्र अभी हुआ था कि सुंदरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, वो सुंदरा तेरी खैर नहीं, वो चुनाव में अगर आप जाते और अगर आपने उस चुनाव को, जिन्होंने भी एक्सटेंसिवली कवर किया है, पिछले वाला चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूँ चूंकि मोदी फैक्टर का जिक्र आया, उस चुनाव में शुरू में लग रहा था कि बीजेपी को 50 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। मोदी काफी सघन घूम रहे थे, उनके रैलीज में काफी क्राउड वो आ रहा था। वो चुनाव 50 से लेकर के जो 80 के आसपास पहुंचे, वो मोदी की देन थी। वो सुंदरा राजे से इतनी नाराजगी थी कि लोग कह रहे थे कि 6 महीने पहले, 3 महीने पहले बदल देते तो ये चुनाव भाजपा जीत जाती। वही मुझे साथ में ये आभास भी हुआ, जो मैंने लिखा भी था, क्योंकि आपको मतलब वो डॉक्यूमेंटेड है मेरी तो लेखनी से, जहां भी मैं काम कर रहा था उस समय, कि ये चुनाव बीजेपी हार जाएगी। यहाँ से यहाँ ये चुनाव गया है, कम पार्लियामेंट्री इलेक्शन बीजेपी विल रिपीट जो उनका पुराना 2014 का परफॉर्मेंस था, 25 की 25 सीट बीजेपी जीतेगी। उसका कारण जो आप पूछ रहे हैं वो है डिलीवरी के क्वेश्चन को लेकर के मोदी के लिए लोगों में एक विश्वास का भाव है। मोदी को बहुत सारे लोग जो निचले तबके के पादान पे खड़े हैं, पुरुष और महिला दोनों, बूढ़ी औरतें, वो व्यक्ति जिसका सामान्य तौर पे कोई पहचान नहीं है। क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत होती है कि गांव की तरफ मैं घुस जाता हूँ और कई बार 2-4 जैसे प्रतीक तो वो माइक लेकर के बात करते हैं, मैं तो पेन और पेपर लेकर के जाता हूँ, तो कई बार किनारे खड़े होकर के 2 लोग 4 लोग इंडिविजुअल, कहीं कोई बैठा हुआ है 5 लोग 10 लोग, वहां मुझे इस चीज का आभास हुआ जो प्रतीक कह रहे हैं, उसमें कौन किस टोन में कहता है और कितना असर्सन है और जिनके प्रति वो अपना असर्सन का भाव दिखा रहा है वो लोग कौन है। फिर आपको चुनाव समझ में आ जाता है कि चुनाव क्या हो रहा है। तो वो जो उनकी आस्था है, मैं आस्था वर्ड यूज कर रहा हूँ, विश्वास से बढ़कर के मोदी के डिलीवरी में एक आस्था है, वो काफी अलग पैमाने पे चुनाव को खींच करके ले जाता है। ऐसा नहीं है, बाकी जगह भी चुनाव हुए, मतलब हिमाचल में मोदी सघन प्रचार किए, चुनाव हारे, कई तरह के और फैक्टर्स होते हैं। मैं अभी चूंकि राजस्थान की बात हो रही है तो सिर्फ राजस्थान का वो कह रहा हूँ। दूसरी चीज आप देखिए, जब गहलोत साहब कह रहे हैं कि अगला चुनाव में मुझे देख करके वोट करिए, आपका सीधा वोट मेरे पे आएगा, जो मोदी गुजरात में कहते हैं तो प्रधानमंत्री के तौर पे जब कैंपेन करते हैं तब कहते हैं। गुर्जर समाज की बात हुई, जिसका मतलब मोदी उसको भांप लिए और उसकी बात हुई, तो जब ही आप कहते हैं तो ये क्लियर हो जाता है सचिन पायलट के जितने भी समर्थक हैं विद इन हिज कम्युनिटी और कम्युनिटी के बाहर, कि अगले चुनाव में भी सचिन पायलट का कहीं कोई कुछ होने वाला नहीं है। वो वोटर फिर या उनके समर्थक किधर जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये सवाल है, मैं लेके आता आगे पीछे इसको। सज्जन जी जरा ये बताइए कि सचिन पायलट की स्थिति यहाँ क्या बनेगी? अभी तो वो शांत दिख रहे हैं, लेकिन क्या आगे पीछे चलते हुए वही चीज पार्टी के लिए फिर से सिरदर्द बनने वाली है? देखिए इसमें अगर स्पष्ट तरीके, हाँ जी सज्जन जी के पास जी अगर आप स्पष्ट तरीके से संजय भाई, ये सवाल सज्जन जी के पास ले गया पायलट के
हाँ बोलिए। जी, तो इसमें अगर आप देखें तो सचिन पायलट की स्थिति कांग्रेस में ये है कि आज कांग्रेस अगर सीन में है तो वो सचिन पायलट के कारण नहीं, सचिन पायलट के बावजूद है ये। और गहलोत साहब की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जो एक साल पहले कांग्रेस में बिल्कुल जो सिर्फ टब्बल वाली स्थिति दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी, सचिन पायलट को न केवल बहुत ही आराम से गहलोत साहब ने दरकिनार किया, आप देखें कि गुर्जर कम्युनिटी के अंदर भी जो नाराजगी है, जितनी नाराजगी एक साल पहले थी, अगर आज के दौर में देखें तो गुर्जर कम्युनिटी में भी आप देखें तो एक बड़ा तबका जो है, अगर उसे सही कैंडिडेट मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से तो वो वोट कर देगा। कहने का मतलब है कि गुर्जर कम्युनिटी मीणा कम्युनिटी की तरह बहुत ही मजबूत या ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी नहीं है, उसे सरकार के स्कीम्स की, बाकी योजनाओं के लाभ की जरूरत है। और गहलोत सरकार ने जो कुछ योजनाएं दी हैं उसका वहां पे कुछ असर हुआ है, तो जितना घाटा हो रहा था उससे बहुत कम हो रहा है, घाटा जरूर हो रहा है। दूसरी बात देखिए, लेकिन कांग्रेस की समस्या क्या है? एक, वहां पे गहलोत साहब अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, संगठन कमजोर है। दूसरा, गहलोत साहब ने जब सचिन पायलट के अगेंस्ट में बड़े एमएलए को साधा जो उनके साथ लॉयल रहे, तो ये भी समझ लीजिए कि एक ऐसे प्रदेश में जहां एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ बहुत ज्यादा होती है, आपको बहुत सारे एमएलए को रिप्लेस करना होता है, उन्हें बदलना होता है। अब चूंकि ज्यादातर एमएलए जो थे जिन्होंने गहलोत साहब के साथ निष्ठा दिखाई, अब गहलोत साहब को उनको रिटेन करना है और कैंपेन भी करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी एमएलए हैं कांग्रेस के अंदर में जिनको बदल देने से कांग्रेस को फायदा होता, लेकिन गहलोत साहब को अपने तरफ से एक दोस्ती निभानी थी, चूंकि वहां पे पहले समर्थन आया था। बीजेपी जो जितना लाभ उसको मिलना चाहिए था शुरू में, तो लाभ उतना लाभ दिख नहीं रहा था, क्योंकि वसुंधरा जी भले ही 5 साल पहले बहुत लोकप्रिय नहीं थी, अलोकप्रिय थी, लेकिन 5 साल में अभी भी उनके कद का कोई बीजेपी में नेता नहीं है प्रदेश में, तो उनको आपने प्रोजेक्ट नहीं किया। उसके बाद बहुत सारे एमएलए को लेके काफी थी, बगावत के बहुत सारे सुर आप देखिए। बाड़मेर का मैं एक एग्जाम्पल दूं, बाड़मेर में वहां पे रविंद्र सिंह भाटी एक लोकप्रिय छात्र नेता थे, जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, उनको बीजेपी में शामिल करवाया, टिकट नहीं दिया, वो खड़े हो गए। आपके कोर वोटर राजपूतों में नाराजगी है, अब बीजेपी का बहुत सारा प्रयास वहां पे जा रहा है। यहां पे कहने का मतलब है कांग्रेस के कैंप में देखें तो लीडरशिप की कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट का फैक्टर गुर्जरों में 10 से 20% से ज्यादा काम नहीं करेगा, वो भी वहां पे ज्यादा काम कर रहा है जहां पे कैंडिडेट फैक्टर में बीजेपी ने बेहतर कैंडिडेट दिया है। आज की स्थिति में अगर आप देख लें तो बात यह नहीं कि बीजेपी मान लीजिए जीत जाती है, बात है कि बीजेपी को तो ये चुनाव बहुत आसानी से जीत जाना चाहिए था। गहलोत साहब जब ये इस लड़ाई को कांग्रेस बनाम बीजेपी का बना रहे हैं, तो इतना क्रेडिट आप कांग्रेस को दे न दे, अशोक गहलोत को देना पड़ेगा कि जो कांग्रेस हारते वक्त 20 से 40 के बीच में सिमट जाती थी, आज उसे भी लोग ये कह रहे हैं कि एक दावेदारी कर रही है। अगर वो 60, 70, 80 तक भी पहुंचती है तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सचिन पायलट का फैक्टर जो है वो बहुत कम सीटों पे, कहीं कहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो गुर्जर्स हैं वो नाराज हैं, कुछ कांग्रेस के वो एमएलए जो गहलोत खेमे के थे उनको कैंपेन नहीं करने दे रहे अपने एरिया में। लेकिन हमने जब वहां पे फील्ड वर्क किया था तो ग्रज के साथ दे, दुखी मन के साथ दे, लेकिन गुर्जरों का भी एक बड़ा तबका अगर कैंडिडेट उसे अच्छा लग रहा है तो दे देगा कांग्रेस को वोट। ये चुनाव कैंडिडेट सेंट्रिक भी है, याद रखिए। गहलोत, सचिन पायलट, प्रधानमंत्री मोदी, वसुंधरा, ये सब तो फैक्टर एड ऑन फैक्टर है, लेकिन जो कैंडिडेट टू कैंडिडेट सिलेक्शन है वो उस पर बहुत ज्यादा मतदाता का ध्रुवीकरण हो रहा है। और इस मामले में गहलोत साहब का हाथ बहुत बंधा हुआ था, बहुत तंग है जी। मैंने कहा ना सिर्फ 9 एमएलए ऐसे हैं जिनको चेंज किया है, बाकी तो सब के सब वही। और जो आप बात कह रहे हैं कि जो मैंने भी शुरू में कहा कि उनके प्रति जो गुस्सा, फिर वो नारा, और फिर उनको प्राइस बैक करना है जो 2020 में 22 में सपोर्ट आया, तो थोड़ी सी उनकी गणित वहां उलझ जाती है। प्रतीक भाई, अब एक सवाल जनता जनार्दन के लिए, और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं। चाहे राजस्थान और ऐसे और भी स्टेट हैं देश के अंदर जहां पर अल्टरनेट सरकारें आती हैं, तो क्या लोग पहले बैठ के मीटिंग करते हैं सारे के सारे प्रदेश वाले कि इस बार इनको ही वोट करना है, उनको नहीं करना है? कैसे अंडर करंट काम करता है? देखिए, मैं बताऊं, मैं मतलब ये तो बात सच है कि सारे पैनल में सारे लोग बहुत ही विशेषज्ञ हैं, और उसमें ये कहना कि कैसे, ये बात सच है कि लोग कहते हैं कि 6 महीने पहले, साल भर पहले, 1-1.5 साल पहले फिजा बनने लगती है, लोगों के दिमाग में तय हो जाता है कि हमको यहां पे जाना है या जाना। लेकिन ये बात भी सच है कि चुनाव बहुत तेजी से बदलता है,
और बहुत तेजी से घूमता है। आप माने या ना माने, हिमाचल का जिक्र हो रहा था, मैं हिमाचल कवर कर रहा था और मुझे लग रहा था कि बीजेपी बहुत मुश्किल में है, लेकिन बीजेपी ने बाद के समय में बहुत तेजी से रिकवरी करी। हिमाचल हार गए वो, लेकिन रिकवरी बहुत तेजी से की, लेकिन गैप इतना ज्यादा था कि वो भर नहीं पाए। बहुत बहुत रैलियां करी, प्रधानमंत्री ने रैली करी और वो लगभग इस स्थिति में आए कि लगा फाइट करने लगे। वाक्य बोला गया कि अभी ये कंपैरिजन की बात हो रही थी, आपने सवाल मुझसे जनता जनार्दन का पूछा ना कि जनता जनार्दन में एक अंडर करेंट चलता है, कैंडिडेट्स को बहुत देखते हैं, कहां कौन कैंडिडेट लग रहा है, फिर वो उस पर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, वहां से शुरू होता है, वहां देश में सरकार है, फिर प्रदेश में सरकार है, फिर वो फाइनली वो यहां पे आके अटक जाती है सुई कि अच्छा ठीक है, ये हमारा जगह पे जो चुनाव लड़ रहा है वो कैसा है, हम उसको देखेंगे, वहां पे समीकरण बदलती है। इस तरह से चीजें लोग इक्वेशंस बनाते हैं। लेकिन एक बात बस एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि जो अशोक गहलोत जी हैं, जिसके बार बार बात हो रही थी, बड़े मतलब वो ऑलराउंडर टाइप के, मतलब 3 स्टेट्स कर रहे हैं उसमें से मैं इनको चुन रहा हूं, कांग्रेस के ऑलराउंडर टाइप के ये नेता है। बिल्कुल पहले बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, फील्डिंग में भी आ जाएंगे। एक ऐसी इमेज बनाई हुई है उन्होंने, मैं इसमें ये भी जोड़ रहा हूं, एक ऐसी इमेज बनी हुई है उनकी पार्टी में भी और पार्टी के बाहर। अदरवाइज जितने संकट रहे हैं उनके पास कोई साधारण संकट नहीं थे, वो ठीक ठाक संकट थे वो, और वो संकटों को उन्होंने किसी तरह पार कर लिया। कोई भी वाक्य बोल दिया, ऐसा वाक्य भी बोल दिया कि जो बीजेपी वालों को लोगों का अनकंफर्टेबल लग गया कि भाई ये क्या बोला इन्होंने, लेकिन वो उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है, तो इसमें वो भाई मैंने ये बात बोल दी। तो वो जो सीधी बात आप जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत जी आमने सामने, उन्होंने इमेज अपनी बनाई हुई है ऐसी कि भाई ठीक है, हम फेस कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बात सतीश जी की बिल्कुल ठीक है कि वो ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई गुरेज होना चाहिए कि वो कांग्रेस वहां लड़ रही है चुनाव, और इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए लड़ाई जारी है, और ये तो उस राज्य का रण है जो जिसका लड़ने में बड़ा नाम रहा, बड़ा इतिहास रहा, उसने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी वहाँ के रणबांकुरों ने, और अब ये अपने प्रदेश की लड़ाई है कि हमारी सरकार कैसी होगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर इसके कुछ और अहम पहलू हैं, उन पर चर्चा जारी रखें। वेलकम टू चुनाव अड्डा राजस्थान। आखिरी दाव, क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त और अब वोटिंग की बारी है। तय होगा, वोटर्स तय करेंगे कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार आ रही है। तो राइट, तो बड़ी दिलचस्प बातचीत जारी है। इसको आगे बढ़ाते हुए क्विकली अब अंतिम चरण में सतीश जी, एक भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने की अपने भाषणों में, और वो कि राजस्थान में गहलोत सरकार कभी वापस नहीं लौटेगी, कभी नहीं बनेगी। उस पर गहलोत साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि क्या वो भविष्य वक्ता है और भविष्यवाणी करते हैं, क्या सोचा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो ये बात कह रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये बात कही, क्या उनके दिमाग में था, या क्या इससे एक संदेश देना चाह रहे थे? ये जनता पे छोड़ा गया मनोवैज्ञानिक तीर है, साइकोलॉजिकल वेपन है। ये भाजपा इसमें उस्ताद है, माहिर है, एकदम बिल्कुल माहिर है, कहीं का कहीं भी। हम अभी एक बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं कि संजय जी ने कहा कि कांटे का संघर्ष पे, तो कांटे का संघर्ष ये नहीं, अगर कांटे का संघर्ष नहीं, मतलब एक तरफा भाजपा की जीत है, तो ठीक है, हो सकता है कि हो भी जाए। भाई कांग्रेस वहां एक बार 21 सीट लाई थी 13-14 में जब भी था, वहां तो कोई कांटा ही नहीं था। इस बार अगर कांटे की हो रही हो और सत्ताधारी को चैलेंजर जैसा वो लड़ रही हो, और जो विपक्ष में हो वो चैलेंजर जैसा उतना चैलेंज नहीं दे पा रही हो, और तब हम गलती से बोल रहे, मान लीजिए कांटे की है, तो भाई ये तो मानना पड़ेगा, जैसा हमारे साथ कई लोगों ने इस पे एग्री किया। सवाल व्यक्तिगत आस्था का नहीं, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो है कि नहीं भाई। पर अब आज क्या है, आज सब चीज प्रधानमंत्री जी ही है भाजपा के, हर कुछ वही, प्रदेश के नेता, देश के नेता, संगठन के नेता है सब, लेकिन है यही। तो ये तो बीजेपी ने इसका चुनाव थोड़ी ना बनाया है, गहलोत वर्सेस मोदी, कांग्रेस ने नहीं बनाया है, ये तो बीजेपी ने बना दिया।
मैंने अभी भी कह रहा हूं कि जब भाजपा हार जाएगी, भाजपा न वो गहलोत नहीं हार सकते, मैं उन आस्थाओं में से नहीं। मैं सीधा जानता हूं कांग्रेस की संगठन शक्ति का, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, इसलिए कि मैं रिपोर्टर रहा हूं उस पार्टी का। नहीं है बहुत शक्ति वहां पर, खेमे में चलती है पॉलिटिक्स। हर एमएलए, हमको लगता है हर पार्टी का लुटियन जोन वाले का, कांग्रेसी का एक अलग पार्टी ही रहती, जैसे रहा है उस हिसाब से संगठन ये पूरी शक्ति में चलेगी। ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आमूल चूल ये परिवर्तन अगर ये हो गया है कांग्रेस में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश में खतरे की घंटी है। जी संजय जी। देखिए, वो इलेक्शन तो हर इलेक्शन ही होता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और हर इलेक्शन में, और बीजेपी की एक फितरत भी है कि वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, कि वो असेंबली इलेक्शन हो, कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो। आपको याद है हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन में किस तरह की उन्होंने शक्ति झोंकी थी। नतीजे चाहे जो भी आए, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह जो एग्जाम देता है तो हर एग्जाम को डिस्टिंक्शन से पास करना चाहता है। तो अब तो डिस्टिंक्शन शब्द नहीं रहा, हमारे जमाने में वो डिस्टिंक्शन वाला शब्द याद आता था, जिस जमाने में हम और सतीश वो विद्यार्थी हुआ करते थे। तो अब चक्कर ये है कि जो आप चीज करें, देखिए अशोक गहलोत के बारे में ये क्रेडिट है कि उन्होंने मतलब चर्चा में इस चुनाव को रखा है। इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने जो अपने, जिसको आप फ्रीबीज कह लीजिए, वेलफेयर स्कीम्स कह लीजिए, जिसके कारण अशोक गहलोत चर्चा में है। पिछले चुनाव में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और वो चुनाव को जितवा करके ले आए थे। उस समय चुनाव जो शुरू होने के कुछ समय पहले तक तो अशोक गहलोत कर्नाटक में उसके गुजरात में कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज हुआ करते थे। वो यहाँ आए, उसके बाद मुख्यमंत्री बने और एक मास्टर पॉलिटिशियन है वो। अभी शायद प्रतीक वो कह रहे थे कि बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हरफन मौला जो शब्द है, वो हरफन मौला वो तो है। तभी आप देखिए राहुल गांधी इस चुनाव राजस्थान में बिल्कुल अंत में गए चुनाव प्रचार के लिए। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में चाहे जिन कारणों से भी नहीं गए, शुरू में बिल्कुल ही नहीं गए, आधा से ज्यादा जब चुनाव का वो कैंपेन खत्म हो गया उसके बाद उनका वहां पे पदार्पण हुआ। या वहां गहलोत का अपना लार्जर देन लाइफ, जो व्यक्ति कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद ठुकरा करके मुख्यमंत्री के पद पे बना रहा, ओपन रिवोल्ट किया कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ, विधायक सारे वो हो गए और कोई एक्शन कांग्रेस लीडरशिप अशोक गहलोत या उनके जितने भी समर्थक विधायक या मंत्री थे उनके खिलाफ नहीं ले पाई, डिस्पाइट की प्रभारी जनरल सेक्रेटरी और बाकी लोग के इतना कुछ बोलने के बाद। उन्होंने सचिन पायलट के बारे में ही जितनी बात कही, तो अब अगर मान लीजिए कि वहां गुटबाजी खत्म है तो ये रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में अशोक गहलोत के ऊपर। लेकिन अभी जो बात है वो यही है कि चुनाव में आज जब हम बात करें तो मतदाता अपना मन लगभग बना चुका है कि हमें गहलोत साहब को रखना है या गहलोत साहब को विदाई देनी है। अब विदाई में कितनी इज्जत से विदाई देनी है, मतलब चुनाव के नतीजे वो डिसाइड करेंगे। एक होता है कि बिल्कुल मतलब लॉक स्टॉक बैरल साफ हो गया, एक होता है कि थोड़ी इज्जत से विदाई हुई, और एक होता है कि बाकी। अब इस पे मैं नहीं कह सकता कितनी इज्जत से होगी और किस तरह से विदाई होगी, लेकिन एक जो माहौल वहां पे है वो राजस्थान के बारे में वो क्लैरिटी है। जी सज्जन साहब, एक सवाल ये कि असंतोष की अभी हम बात कर रहे थे, तो वो तो बीजेपी के अंदर भी दिखाई दिया। बहुत सारी जगह पर वो बगावती सो रहा है या बहुत सारी जगहों पर वो जिसे कहते हैं कि रास्ता कशी रही। क्या उससे बीजेपी को कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा या उनको कोई दिक्कतें नहीं गई? नहीं, निश्चित तौर पे बीजेपी को बगावती नुकसान, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि आप बाड़मेर में ही देख ले, रविंद्र सिंह भाटी का जो प्रकरण है, उसी तरीके से बहुत सारे सीटों पे शुरू में दूसरे चरण में जब लिस्ट आई तब जाके वसुंधरा जी के देखिए वसुंधरा जी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो एमएलए हैं अगर वो अपने क्षेत्र में मजबूत एमएलए हैं और वसुंधरा जी के करीब हैं तो वसुंधरा जी से नाराजगी का दंड जो है उन्हें नहीं मिलना चाहिए। तो दूसरी बार जो सेकेंड लिस्ट आई और उसके बाद में बीजेपी ने अपनी ये रणनीति सही की और दिया, और अभी थोड़ी बहुत जो है वसुंधरा जी भी कैंपेन कर रही हैं, कम से कम जो उनके खेमे के एमएलए हैं उसका फायदा होगा। लेकिन रेबेलियन फैक्टर बीजेपी में भी काफी ज्यादा परेशानी कर रही है। लेकिन जो चीज बीजेपी को इस बार थोड़ी और ज्यादा परेशान, देखिए बात ये भी हो सकती है, एक डिबेट ये भी हो सकता है, कांग्रेस मान लीजिए हारती भी है तो सम्मान के साथ हारती है,
वो भी एक उपलब्धि है। और बीजेपी अगर जीतती भी है और वो एक बहुत ही बस खींची हुई जीत हो, कांग्रेस टाइप की जीत हो, जबकि आपका कोर वोट वहां पे बहुत बड़ा है, तो ये भी एक सवाल उठाता है यहाँ पे बीजेपी किन वर्गों को साधने में असफल होती दिख रही है। आप देखें, अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कोई भी जमीन पे जाए और मेघवाल दलितों के बीच में पूछ ले वो किधर जाना चाह रहे हैं, आप देखेंगे बीजेपी की तरफ झुकाव कम है। दूसरी बात, बीएसपी इस बार कमजोर हुई है, तो जो दलित वोट थोड़ा बहुत बीएसपी की तरफ कटता था, वो इस बार कांग्रेस की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से आदिवासियों में देख ले, मेवाड़ क्षेत्र में, मैं मीणा आदिवासियों की बात नहीं, भील आदिवासियों की बात कर रहा हूं। आप मेवाड़ में चले जाएं, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह में, उसमें आप जाके देखें तो उसमें आदिवासी वोट का जितना इस बार फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपके पास एक ऐसा नेता चाहिए जो स्विंग फैक्टर, जो पुल फैक्टर की तरह काम करे। लोकसभा में मोदी जी हैं, विधानसभा में प्रदेश का कोई चाहिए, तो वसुंधरा जी नहीं है, बाकी जितने भी नेता हैं वो कोई नहीं कह सकता है कि आदिवासियों का वोट खींचेंगे। संजय, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम है, मैं यही आपको टोक के बीच में एक सवाल ले रहा हूं कि आपने अभी और भी बीएसपी की बात की, तो वहां पर अखिलेश भी आए हुए हैं, वहां पर केजरीवाल की पार्टी भी घुस गई। क्या इन लोगों के आने से कांग्रेस बीजेपी के समीकरण में कुछ अंतर पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। राजस्थान दो पार्टियों की मतलब प्रदेश रही है, सपा वगैरह, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बीएसपी के कमजोर होने का फायदा कांग्रेस को निश्चित तौर पे मिलेगा दलित वोट का। और मारवाड़ क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की जो लोग आरएलपी है, उसका क्या इंपैक्ट होगा कहना मुश्किल है। कि जो जाट वोट, खासकर युवा जाट वोट कटेगा, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है या बीजेपी को, ये मुश्किल है। बहुत कम पर पिछले चुनाव राजस्थान में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भूमिका इस बार मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, और बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर जो होगा इस बार बहुत ज्यादा होगा, और बाकी पार्टियों का जो पकड़ है। प्रतीक, जाति जनगणना की बात उठाई थी राहुल गांधी ने बीच में, क्या ये फैक्टर यहां काम करेगा? मोर और लेस अंडर करंट पे रहता है और वो काम करता है। हम कहीं भी इससे मुक्त नहीं हो पाते। दो पत्रकारों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सतीश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मास्टर स्ट्रोक जानते हैं। उन्होंने एक सवाल उधर फेंका था बगल में कि बताइए, अगर पार्टी में ऊपर से नीचे लेके तक मोदी जी हैं, तो सवाल ये है कि मैं इस सवाल पे आ गया। दिक्कत ये है कि विपक्ष भी बीजेपी को छोड़ देती है, सतीश जी निशाना साधने लगती है मोदी जी के ऊपर। तो ऑरा इतना बड़ा है तो करे क्या, सामना ही उनका करना पड़ता है। तो यही बात है ना कि अगर आप इस सवाल को इस तरह से लें कि मोदी जी पे ही बात कहते हैं, वो पार्टी बीजेपी को तो पीछे छोड़ देते हैं, ले दे के बाद मोदी जी पे आ जाती है। तो वो जो बात आप कह रहे थे कि ऊपर से लेके नीचे तक मोदी जी, तो वो ऑरा, वो पार्टी के अंदर कद वही है जिसको कि कहीं भी पूरे राजस्थान के इलेक्शन में इस बार मैंने कम से कम व्यक्तिगत तौर से जितना भी मैं गया, मैंने कहीं वसुंधरा जी का वो जो पिछली बार था वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, लग रहा था जैसे चुनाव जो है इस बार बीजेपी लड़ रही है और कहीं सेंट्रल कमांड जो है वो मौजूद है। राजस्थान में वोटिंग होने वाली है, उससे पहले एक छोटी सी वोटिंग मैं करा देता हूं। हाँ या ना में सभी मेहमान जवाब दे दें। क्या इस चुनाव में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की नौबत आएगी? सतीश जी। आ सकती है, ठीक है, आ सकती है। एक बार एक शब्द में, और मैं सज्जन जी जो हैं आपके साथ, मैं उनकी सारी बातों में हाँ मिला। ठीक है। संजय जी। नहीं, चलिए, रिजल्ट पॉलिटिक्स की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। सज्जन साहब, देखिए, एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, मतलब शायद, लेकिन हो सकता है बीजेपी मैनेज कर ले, बट कंप्लीटली मैं डिनाई नहीं करूंगा। चलिए, तो मैं भी उसको वहीं गिनूंगा कि नहीं आने के चांसेस कम है। प्रतीक भाई, फाइनली मुझे भी लगता है कि नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ तो 3-1 से या 2.25-1 से ऐसा फैसला होता है। पता नहीं है, 2-1 है, 3-3 है, 3-0 है, 2-2 है, समझ में नहीं आ रहा है। जलेबी कट चुका है यहाँ। चलिए, छोटा सा चुनाव यहाँ हो गया, अब राजस्थान में चुनाव होगा, लेकिन चर्चा अच्छी रही। अब अंत में आप में से किसी ने कहा था कि अल्टीमेटली तो जो वोटर उस बॉक्स के अंदर डालेंगे, उनका जो मन होगा, उनका जो उन्होंने फैसला किया होगा, वही हमारे सामने निकल कर आएगा। वो हम 3 दिसंबर को देखेंगे। लेकिन हाँ, राजस्थान में कहने सुनने वाला वक्त खत्म और अब वोटिंग का वक्त है। बातें हम और भी करेंगे आगे इस पर, लेकिन अब तो फैसला उस वोटर के हाथ में है जिसकी बातें सुना जलेबी कटने वाला सतीश जी का।
जी जी, अभी अभी बहुत मौके आएंगे, जलेबी, केक, सब होगा, लेकिन मेरा समय समाप्त हो गया है। तो चलिए हंसते खेलते ही इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और फिर जुड़ेंगे और फिर पॉलिटिक्स पे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।